हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का लेक्चर नंबर 8। और आज हम लोग पढ़ेंगे कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। यानी अगर कोई भी प्रेरण कुंडली है उसमें अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें कितनी ऊर्जा संचित हो जाती है और किस रूप में इकट्ठा होती है ऊर्जा ये। ठीक है, तो इसका एक हम डेरिवेशन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, एक दो चित्रों में समझ लें पहले। जैसे अगर ये हमारे पास एक कुंडली है, जिसका स्वप्रेरकत्व तो है L, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। इसका स्वप्रेरकत्व तो है L और इसमें हम एक बैटरी से जब धारा प्रवाहित करते हैं, यानी शुरुआत की स्टेज है, धारा प्रवाहित हो रही है नहीं, प्रवाहित करते हैं। यानी जैसे ही हमने इसका स्विच ऑन किया, ये यहाँ पर मान लेते हैं स्विच लगा हुआ है, इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे, यानी इसको ये यहाँ पर मिला दिया ऐसे, ठीक है, तो इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है। अब जरा ध्यान देना है, इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित होने लगेगी इसमें। लेकिन जब ये कब होगा, जब इसको स्विच को ऑन करते हैं। वैसे अगर आप ध्यान दीजिए कि जब भी कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए इलेक्ट्रिक का, जिस वाला बल्ब है, बल्ब को जैसे ही ऑन करते हैं वो तुरंत जलने लगता है, ऐसा हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन रियल में अगर इसको बहुत ही स्लो मोशन में अगर देखा जाए तो इसका जो मान है धारा का, वो एकदम से मैक्सिमम में नहीं पहुंच जाता है। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं उसका मान 0 से एक शिखर मान तक पहुंचता है, जिसमें कुछ समय भी लगता है उसको पहुंचने में। तो जैसे मान लेते हमने इसको यहाँ पर धारा प्रवाहित की, जैसे हमने इसको स्विच ऑन किया, इसमें धारा 0 से बढ़ना शुरू हुई। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर मान लेते हैं। उसका जो शिखर मान है, यानी महत्तम मान है, इसको कह सकते हैं स्थायी मान है, वो मान लेते हैं 5 एम्पियर है सपोज, या 6 एम्पियर मान लीजिए, वो भी मान लीजिए, मान लो 5 एम्पियर है। तो 0 से 5 एम्पियर तक पहुंचने में उसको समय लगेगा, ठीक है ना। वो नैनो सेकेंड में लग सकता है समय, मिली सेकेंड में लग सकता है, लेकिन उतना कम समय होता है कि उसको हम प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। जैसे बल्ब, हमने एग्जांपल है, जैसे बल्ब को ऑन करते हैं तो तुरंत जलने लगता है वो, लेकिन अगर उसको स्लो मोशन में देखा जाए तो बल्ब एकदम से नहीं जलता है। उसमें धारा का मान जब बढ़ता है तो उसकी जलने की स्पीड भी बढ़ती है, ठीक है ना। और वो मैक्सिमम होने में कुछ समय लेता है, नैनो सेकंड में, तो वो मेजर हम कर नहीं पाते हैं। तो लगता है कि हमने जैसे ऑन किया तुरंत बल्ब जलने लगा मैक्सिमम स्पीड में। समझ आ रहा है। तो ऐसे ही इसमें भी है कि जब धारा के मान में परिवर्तन, जब धारा को प्रवाहित करते हैं तो इसमें होता क्या है कि जब धारा का मान बढ़ रहा होगा, 0 से मान लेते हैं 5 एम्पियर तक बढ़ना है, ठीक है, तो होगा क्या कि जब धारा के मान में परिवर्तन होगा तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है इस कुंडली में, उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये हम लोग जानते हैं फैराडे के नियम के अनुसार कि जैसे ही हम इसमें धारा को ऑन करेंगे, जब धारा का मान अधिकतम मान तक पहुंचता है, उसके पहले की बात है, अधिकतम मान तक पहुंच जाएगा तो प्रेरित धारा का मान 0 हो जाता है। विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होता है वो भी 0 रहता है, ठीक है ना। ये फैराडे का नियम कहता है कि जब भी प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो तभी तक होता है जब तक उसमें धारा परिवर्तन हो। और धारा परिवर्तन होने से होता क्या है कि उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसको लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर कुंडली एक बंद परिपथ है तो उसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। तो फैराडे का नियम है, ये लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें जरा ध्यान से देखो, हमने जैसे इसको ऑन किया धारा का मान बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है ना। मान लो 0 से धारा स्टार्ट हो गई बढ़ना, और जब धारा का मान बढ़ेगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। भाई धारा का मान जब बढ़ाते हैं तो जानते हैं किसी कुंडली धारा का मान जब बढ़ाया जाता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान भी
बढ़ता है, ठीक है ना। कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको पता है ना कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। आई का मान बढ़ाएंगे तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा। जो फाई बराबर बी इंटू ए होता है, अगर बी का मान बढ़ता है तो फाई का मान भी बढ़ेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होगी, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होगी तो फैराडे का नियम कहता है कि इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस परिवर्तन का विरोध करता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है। तो जैसे ही इसमें धारा के मान को प्रवाहित करना स्टार्ट करेंगे, तुरंत इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा जो उसमें प्रवाहित होने वाली मुख्य धारा का विरोध करेगा। क्योंकि धारा के मान में वृद्धि हो रही है तो उस वृद्धि का अपोज करेगा कि वृद्धि ना हो, ठीक है ना। इस दिशा में इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध उस मान को प्रवाहित होने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। अगर उसका विरोध हो रहा है, जो मुख्य धारा, ये जो मुख्य धारा हमारी है वो हम मान लेते हैं आई है, मुख्य धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका विरोध करने के लिए एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। तो इसका मतलब इस प्रवाहित होने वाली धारा का जो मान है वो बढ़ रहा है। अब बढ़ते बढ़ते उसको एक शिखर मान तक पहुंचने में या स्थायी मान तक पहुंचने में कह सकते हैं, ठीक है ना। स्थायी मान तक पहुंचने में उसको कुछ समय लगेगा, तो जब तक स्थायी मान तक नहीं पहुंच जाता है तब तक उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो इस मुख्य धारा का विरोध करेगा, तो उसको पहुंचने में कुछ समय लगेगा। उस विरोधी विद्युत वाहक बल के विरुद्ध जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया है जो इस मुख्य धारा का विरोध करता है, तो इस विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है धारा को शिखर मान तक पहुंचने के लिए, यानी स्थायी मान तक पहुंचने के लिए उसको कुछ कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य के लिए ऊर्जा कहां से मिलेगी हमको? बैटरी से मिलती है, ठीक है ना। जो बैटरी से जो ऊर्जा मिलेगी धारा प्रवाहित करने के लिए, वही ऊर्जा इस कुंडली में एक चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है ना। वो ऊर्जा कितनी संचित हो जाती है उसी का हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना कि एक नंबर में प्रश्न आ जाता है कि जो प्रेरक कुंडली होते हैं उसमें ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, तो आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र में संचित हो जाती है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसी चुंबकीय क्षेत्र में उस चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसा कि हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ चुके हैं कि संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है उसका मान हमको पता है ना, कितना होता है? ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV²। ये जो ऊर्जा होती है ये किस रूप में संचित होती है? संधारित्र में। ये संधारित्र की प्लेटें हो गई, इसके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसके वैद्युत क्षेत्र में ये ऊर्जा संचित होती है संधारित्र में, जबकि प्रेरक कुंडली में जो ऊर्जा संचित होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित होती है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? विद्युत क्षेत्र में, चूंकि इस प्लेटों में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित हो जाती है ऊर्जा। तो ये कितनी ऊर्जा संचित हो जाती है इसको हमको निकालना है। तो कितनी ऊर्जा संचित हो जाती है? जितना ही बैटरी द्वारा कार्य किया जाता है उस धारा को स्थायी मान तक पहुंचने में, तो कार्य निकाल लेंगे और जो कार्य आएगा वही ऊर्जा का मान हो जाएगा। तो इसकी भाषा हम लोग क्या लिखेंगे? भाषा इस प्रकार से लिखिए, इसमें लिख रखा है हमने एग्जाम में जिससे आसानी हो जाए लिखने के लिए। जब किसी कुंडली में बैटरी से वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में स्वप्रेरण के कारण एक विद्युत वाहक बल ई प्रेरित हो जाता है। भाई स्वप्रेरण घटना होती है, धारा परिवर्तन होगा। प्रवाहित करते शुरू की बात कर रहे हैं हम, जब स्थायी मान तक पहुंच जाएगा मान तक उसमें कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। भाई धारा परिवर्तन नहीं होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो जब तक धारा शून्य से स्थायी मान तक नहीं पहुंच जाती है तब तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो मुख्य धारा का विरोध करता है, ठीक है ना। ये पॉइंट ध्यान रखना है, हमेशा उत्पन्न नहीं, जब स्थायी मान तक पहुंच जाए तो कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, ना कोई प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ठीक है ना। वो लगातार इसमें स्थायी जो धारा है वो प्रवाहित होती रहेगी जब तक
प्रेरित विद्युत वाहक बल तब उत्पन्न रहता है जब तक कि धारा का मान शून्य से शिखर तक नहीं पहुंच जाता, यानी शून्य से स्थायी मान तक नहीं पहुंच जाता है। यानी धारा के मान में जब तक परिवर्तन होता है, आप सीधी भाषा में कह सकते हैं, जब तक धारा के मान में परिवर्तन होता है तब उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो मुख्य धारा का विरोध करता है। जब स्थायी मान तक पहुंच जाता है तो उसमें कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है, धारा स्थिर हो जाती है, तो उसमें कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है और उसमें धारा एक कांस्टेंट मान में प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो जब किसी कुंडली में बैटरी से वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कुंडली में स्वप्रेरण के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करता है। अतः धारा को अपने स्थायी मान तक, स्थायी मान को हमने मान लिया I0 है, ठीक है ना, शून्य से 5 तक धारा बढ़नी है। मान लीजिए बैटरी की क्षमता 5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने की है, तो वो जो स्थायी मान है 5 एम्पियर, वो हमने वहां पर कितना मान लिया है I0। एक कॉमन हमने एक टर्म ले लिया। अपने स्थायी मान I0 तक पहुंचने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। विरोध कौन उत्पन्न कर रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो उस बल के विरुद्ध धारा को, जो मुख्य धारा है, उसको स्थायी मान तक पहुंचने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है और उस कार्य के लिए वह कार्य करना पड़ेगा तो ऊर्जा भी चाहिए। तो ऊर्जा कौन देगा? यहाँ पर बैटरी। तो इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा बैटरी द्वारा दी जाती है जो कुंडली में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र में संचित होती है ऊर्जा। ठीक है ना, एग्जाम में एक नंबर में आया भी है ये कि प्रेरण कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित होती है, ये आपको लिखना है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं, आप देखिए आगे डेरिवेशन शुरू करते हैं हम। अगर मान लिया जाए, ये तो बात हो गई ऊर्जा कैसे उसमें उत्पन्न हो गई, ठीक है ना, कैसे आ गई ऊर्जा उसको धारा प्रवाहित करने में। अब ये कितनी आ गई है, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं कि यदि कुंडली का स्वप्रेरिकत्व L है, स्वप्रेरिकत्व आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हमारा स्वप्रेरिकत्व वाला जो टॉपिक है उसको आप देख लीजिए। स्वप्रेरिकत्व L है तथा धारा परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन की दर, धारा प्रवाहित हो रही I, लेकिन शुरू हमने कहा कि धारा का मान चेंज हो रहा है, तो मान लेते हैं उसको शून्य से स्थायी मान तक पहुंचने में डेल्टा टी या dt समय लगता है, कुछ भी ले सकते हैं, डेल्टा टी समय लगता है। तो यहां हमने d लिया, dt समय, ठीक है ना। धारा परिवर्तन की दर अगर di/dt है तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है? फैराडे का नियम होता है E = L/di/dt। ये धारा परिवर्तन की दर है, तो शून्य से स्थायी मान तक पहुंचने में जितना समय लग रहा है उससे डिवाइड कर दिया गया है और इतनी धारा परिवर्तित हो रही है। 0 से स्थायी मान I0 तक पहुंचने में जो समय लगा वो है dt। ठीक है ना, धारा के मान में कितना परिवर्तन हो गया है वो है di, यानी 0 से 5, यानी 5 - 0, ये di का मान हो जाएगा। ठीक है ना, धारा परिवर्तन की दर di/dt होने के कारण इसमें विद्युत वाहक कितना उत्पन्न हो जाएगा? E = L/di/dt। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब जरा देखो, अब हमने बताया कि ये जो विद्युत वाहक बल क्या करेगा, उस मुख्य धारा, भाई माइनस लगा है, लेंस का नियम कहता है कि हमेशा विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करेगा जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है। स्वयं किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? ये धारा के बढ़ने के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो बढ़ने का विरोध करने के लिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाया जाता है कि बढ़ने का विरोध करेगा। ठीक है ना, तो इस विद्युत वाहक बल के विरुद्ध अगर हमको धारा को प्रवाहित करना है तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। धारा प्रवाहित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आवेश को प्रवाहित करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम शुरुआत में कि सूक्ष्म आवेश dq को प्रवाहित करना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं? इस विद्युत वाहक बल के विरुद्ध
एक सूक्ष्म आवेश, एक सूक्ष्म आवेश dq, एक सूक्ष्म आवेश dq को परिपथ में प्रवाहित करने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य, प्रवाहित करने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य dw मान लेते हैं। सूक्ष्म कार्य है, सूक्ष्म आवेश को प्रवाहित करने में, तो सूक्ष्म कार्य होगा dw। और परिभाषा से जानते हैं हम लोग विद्युत वाहक बल परिभाषा से, विद्युत वाहक बल क्या होता है, हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं विद्युत वाहक बल का। E = होता है W/Q, फार्मूला पढ़ा है ना हमने। यहाँ पर विद्युत वाहक बल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल e से, किया गया कार्य, और Q है प्रवाहित होने वाला आवेश। यहाँ प्रवाहित होने वाला आवेश कितना है, dq है, तो W का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर W बराबर हो जाएगा E × Q। अब जरा इसको हम यहाँ पर अप्लाई करना है, तो सूक्ष्म कार्य dw हो गया, E विद्युत वाहक बल हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर माइनस से लगाएंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना है, ठीक है ना। जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया उसके विरुद्ध, तो विरुद्ध के लिए माइनस, ठीक है ना। आवेश है यहाँ, तो आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, dq। इतना आवेश प्रवाहित करने में कितना किया गया कार्य होगा, ये हमने लिख दिया फार्मूले में, dw बराबर -E × dq। यहाँ तक कोई समस्या, इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। उसके बाद उसके आगे फिर हम लोग क्या करेंगे, E की वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, जो प्रेरित हुआ है, उसका मान यहाँ पर रखेंगे, तो dw का मान कितना हो जाएगा, dw बराबर -L di/dt × dt। यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। उसका यहाँ पर मतलब जब इसमें कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चार्ज हो जाती है, यानी उसमें ऊर्जा जो है इकट्ठा हो जाती है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, और जब इसको किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ जोड़ते हैं तो ये फिर डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना। तो चार्ज और डिस्चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगले लेसनों में पढ़ते हैं। जब लोग LC ऑसिलेशन जब पढ़ा जाएगा तो इसकी वहां पर इस बात की जरूरत पड़ेगी, इसमें वो जो ऊर्जा कितनी इकट्ठा हो जाती है और ये डिस्चार्ज होती है तो किस तरीके से होती है, ठीक है। फिलहाल इसका फार्मूला भी आपको निकाल कर बता रहे हैं, इसका कितनी ऊर्जा संचित हो जाती है। तो इसको देखो रीअरेंज करना है, dw बराबर -5 प्लस हो जाएगा L, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, dq/dt और इनटू di, ऐसे लिख सकते हैं। केवल dq को हमने dq के नीचे कर लिया है, कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद आप जरा ध्यान दो आगे, L ये dq/dt ये क्या होता है, dq/dt ये क्या है, आवेश प्रवाह की दर है। ये dq/dt क्या है, आवेश प्रवाह की दर। उसको किसके बराबर होती है, ये धारा के बराबर। इसका मान जो होगा वो I के बराबर होगा ना, I बराबर Q/Q होता है। तो यहाँ पर Q आवेश dq के बराबर लिया गया, समय लिया गया dt के बराबर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, dq/dt की जगह I और di।
ये बात तो हमने यहाँ तक कर ली। तो ये तो हो गया सूक्ष्म आवेश को प्रवाहित करने में, यानी सूक्ष्म धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य इतना हो गया। अगर हम ये कहें कि जो धारा का मान है वो 0 से I0 तक, यानी जो स्थायी मान तक बढ़ना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर वृद्धि कितनी हो रही है, DI की, तो कार्य करना पड़ रहा है DW, ठीक है ना। अगर यही धारा का मान 0 से स्थायी मान, यानी मैक्सिमम जो धारा प्रवाहित हो सकती है उस परिपथ में, वहां तक पहुंचने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो क्या करें हम इसका इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट लगा दें 0 से I0 की, जो भी अधिकतम मान हम मान सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, परिपथ में या कुंडली में लिख दीजिए सीधे, परिपथ या कुंडली एक ही मतलब है यहाँ पर। यहाँ परिपथ कुंडली है, कुंडली में धारा का मान 0 से I0 मतलब स्थायी मान, 0 से धारा बढ़ना स्टार्ट होगी ना शुरू में, जब भी ये बैटरी ऑन की जाएगी। कुंडली में धारा का मान 0 से I0 तक पहुंचने में बैटरी द्वारा किया गया कुल कार्य W बराबर, तो समाकलन करना पड़ेगा DW का, लिमिट लगानी पड़ेगी 0 से I0। यहाँ तो कोई समस्या, तो DW का मान लगा दीजिए यहाँ पर 0 से I0 की लिमिट, DW का मान है LI/DI, DW बराबर, L तो कांस्टेंट है कुंडली के लिए, L कांस्टेंट रहता है, इसको हम लोग स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, स्वप्रेरकत्व तो कहा जाता है, ये कांस्टेंट। इसका समाकलन करना है I/DI का, तो क्या हो जाएगा I²/2, ये इसका समाकलन हो जाएगा ना। समाकलन पता है तुम लोगों को करना, x की पावर n का समाकलन जो होता है उसका फार्मूला यहाँ पर लगाया गया है, x+1/x+1, ठीक है। अब लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट लगाइए इसमें, तो पहले उच्च लिमिट I02/2 -0, कितना मान हो गया, DW बराबर हो जाएगा L1/2 LI02, मान तो हो जाएगा W बराबर 1/2 LI02। ये जो कार्य कुल कार्य इतना किया गया, यही कार्य क्या होगा, कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जो कार्य किया जाएगा वही तो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, इधर आ जाइए, यही कार्य कुंडली में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, U के रूप में संचित हो जाता है। क्या लिख सकते हैं, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इक्वल टू W हो जाएगा। जो कार्य किया जाएगा वही तो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो कार्य किया गया W, जिसका मान है 1/2 LI02, यानी धारा का शिखर मान कितना है, वो है यहाँ पर I0। तो U का मान कितना होगा, W का मान लगा दीजिए, तो 1/2 LI02।
ये ऊर्जा कुंडली में संचित होती है अगर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन हो जाता है। इसको आप तैयार कर लेंगे, बहुत आसान डेरिवेशन है। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेरकों का संयोजन, यानी जो इंडक्टर्स होते हैं उसको हम कितनी विद्युत जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उसका कितना तुल्य मान आता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।